Vedantu Maharashtra. Introduction to Polymer Chemistry. One of the easiest topic, लेकिन बच्चे इसको बहुत जरूरत से ज्यादा हल्के में इसीलिए भी लेते हैं क्योंकि मैम एनवायरमेंट टाइप टॉपिक ही तो है, बट बॉस इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है और ट्रस्ट मी वो स्ट्रक्चर्स बहुत ही चिंदी पिंदी है, तो मेरे साथ आपको बने रहना है पूरे वीडियो में और हम पॉलीमर केमिस्ट्री का आज खात्मा कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हेन आई से पॉलीमर, पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर, तो बॉस ये जो टर्म है ना पॉली, पॉली का मतलब है मेनी, पॉली का मतलब है मेनी, पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी एंड मर स्टैंड्स फॉर यूनिट, पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी एंड मर स्टैंड्स फॉर यूनिट। अब पॉलीमर मतलब क्या है, तो इमेजिन करो यू हैव अ बिग थर्मोकॉल शीट, यू हैव अ बिग थर्मोकॉल शीट, और अब उस थर्मोकॉल शीट तो आपने देखी होगी, अब इफ यू ब्रेक द थर्मोकॉल शीट तो उसमें ना ऐसे छोटे पार्टिकल्स भी आपको दिखेंगे। अब वो थर्मोकॉल शीट पे एक जो सिंगल पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। थर्मोकॉल शीट पे एक सिंगल पार्टिकल जो होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। सो मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल एंड मर स्टैंड्स फॉर यूनिट। अब वो थर्मोकॉल शीट पे ये एक पार्टिकल को बोलते हैं मोनोमर, लेकिन ऐसे पार्टिकल रिपीट होते जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे सिंगल यूनिट साथ में आते हैं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो और उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। सो ये पॉलीमर है क्या, तो पॉलीमर एक बड़ा मोटू सा यूनिट है और ये मोटू सा यूनिट किससे बना है, ये छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना है और इन छोटे रिपीटिंग यूनिट्स को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे मोनोमर। सो पॉलीमर इज अ बिग हैवी कंपाउंड। अब इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय, किससे बना है वो, अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, यानी इतना बड़ा कंपाउंड जो किससे बना है, विच इज फॉर्म्ड बाय किससे बना है, मैनी रिपीटिंग यूनिट, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, और उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स टर्म्ड एज मोनोमर। सो पॉलीमर एक बड़ा सा यूनिट है जो छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना है जिसको हम बोलेंगे मोनोमर। अब जब बहुत सारे मोनोमर साथ में आते हैं और वो एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। सो बहुत सारे मोनोमर साथ में आके एक बड़ा यूनिट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे पॉलीमर, और ये मोनोमर से पॉलीमर बनाने तक का जो सफर है, मोनोमर से पॉलीमर बनाने तक का जो सफर है उसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ monomer to polymer, the process of formation of monomer to polymer, क्या बोलेंगे उसको हम, is termed as, उसको हम क्या बोलेंगे, is termed as polymerization, क्लियर है सबको इधर तक। सो ये छोटे यूनिट्स को बोलेंगे मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर साथ में आएंगे तो वो एक बड़ा यूनिट बनाएंगे पॉलीमर, और मोनोमर से पॉलीमर बनाने तक का जो सफर है उसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमर इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड which is formed by n number of repeating units termed as monomer, and the process of formation of monomer to polymer is termed as polymerization. क्लियर है सबको इधर तक, वेरी गुड। सो मोनोमर सिंगल यूनिट, पॉलीमर मैनी यूनिट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, देखो
मोनोमर 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 मोनोमर, साथ में आके इन्होंने क्या फॉर्म किया? पॉलीमर। अब हम इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन मेनली क्लासिफाई देम इनटू टू। वी कैन मेनली क्लासिफाई देम इनटू टू। कौन से टू में हम उनको मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं? तो हम उनको मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं टू में, which is called as the guess क्या करो? ये देखो, एक को हम बोलेंगे होमोपॉलीमर और एक को हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर। अब मैम ये होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर होता क्या है? देखो, सो वन इज अ होमोपॉलीमर, वन इज अ हेटेरोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर का मीनिंग है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से, ये है पॉलीमर। अब यहां पे मैंने ले लिया मोनोमर्स। अब आई विल राइट द पॉलीमर एंड यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये देखो, सो बॉस होमोपॉलीमर में हो क्या रहा है? होमोपॉलीमर में ये जो दो मोनोमर्स यूज हो रहे हैं, होमोपॉलीमर में ये जो दो मोनोमर्स यूज हो रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है, इसीलिए तो उसको होमो बोला गया है। होमो स्टैंड्स फॉर सेम। सो अगर दोनों मोनोमर सेम हो तो हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन पॉलीमर बनाने के लिए जो मोनोमर्स यूज किए गए हैं, अगर वो मोनोमर्स अलग हो तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर। सो होमोपॉलीमर दोनों टाइप के मोनोमर सेम रहेंगे और हेटेरोपॉलीमर दोनों टाइप के मोनोमर्स अलग रहेंगे। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट। सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। इसका एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो पॉलीथीन, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं अभी लिख रही हूं, बट तुमको मैं हर एक स्ट्रक्चर भी लिख के समझाऊंगी। एंड देन व्हेन आई से हेटेरोपॉलीमर, हेटेरो का मतलब है दो अलग टाइप के मोनोमर यूज हुए हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड। टू different types of monomers are used। समझ में आया क्या बॉस? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? इसका एग्जाम्पल ले लो, गुना एस, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, एसी लगाने दो, गर्मी हो रही है। चलो, हो जा शुरू, हो गया। सो बस ये हो गया होमो एंड हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो दो मोनोमर्स इन्वॉल्व है वो सेम है, हेटेरोपॉलीमर जो दो मोनोमर्स इन्वॉल्व है वो अलग है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज। बस अब सोर्सेज में हम इसको तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से तीन टाइप के सोर्सेज है? देखो, कौन से तीन टाइप के सोर्सेज है? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। अब ये जो पहला टाइप का सोर्स है, इसको हम बोलेंगे नेचुरल सोर्स, ठीक है। एक को हम बोलेंगे नेचुरल सोर्स। उसके बाद जो दूसरा है उसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक, उसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। और जो तीसरा है उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक। जो तीसरा है उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पॉलीमर? तो यार नेचुरल का मीनिंग तो सिंपल है, दैट ये जो पॉलीमर जहां से आए हैं इट इज अ नेचुरल सोर्स। जैसे कि कॉटन, यस और नो, कॉटन किससे आया है? कॉटन के प्लांट से आया है। जैसे कि सिल्क, सिल्क का कपड़ा कहां से आया है? सिल्क वर्म से आया है। सो नेचुरल पॉलीमर का मतलब है कि दे आर अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सोर्स। और इसमें भी नेचुरल पॉलीमर में भी दो पॉलीमर्स है, एक को हम बोलेंगे प्लांट पॉलीमर और एक को हम बोलेंगे एनिमल पॉलीमर। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि इसका एक्चुअल सोर्स इज फ्रॉम प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल कॉटन,
और इसका नेचुरल सोर्स इज फ्रॉम एन एनिमल, जैसे कि सिल्कवर्म, सिल्कवर्म से मिलता है सिल्क. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट नेचुरल पॉलीमर. नाउ यू कम टू सिंथेटिक पॉलीमर. व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक पॉलीमर? वो सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है ऐसा पॉलीमर जो कंप्लीटली आर्टिफिशियल हो, पूरे तरीके से हम मनुष्य ने जो बनाया है आर्टिफिशियल पॉलीमर, दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर. तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली मैन मेड. कंप्लीटली मैन मेड बोल दो या आप उसको आर्टिफिशियल बोल दो. ठीक है, कंप्लीटली मैन मेड या आर्टिफिशियल. अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो सकता है पॉलीथीन. इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो सकता है पॉलीथीन. सो दिस इज कंप्लीटली मैन मेड, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है. एंड देन यू कम टू सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि इसका सोर्स तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनली पाया गया है, लेकिन हमने इसको प्रोसेस किया है, आर्टिफिशियली इस पे थोड़ा सा काम किया है. सो सोर्स इज नेचुरल बट उसको हमने आर्टिफिशियली प्रोसेस किया है. सो नेचुरल पॉलीमर कंप्लीटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, like from animals or like from plants. Synthetic, they are completely man-made or artificial, example polythene. लेकिन semi-synthetic का मतलब है source is a natural source but the polymers are further processed for their use. यानी use करने के लिए हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? source is natural, source is natural, source is natural, but they are processed for use. समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल यार आप लोग मुझे बोलोगे सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए तो कैसे होगा? तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर. होमोपॉलीमर का मतलब है बोथ द मोनोमर्स आर सेम. हेट्रोपॉलीमर का मतलब है बोथ द मोनोमर्स आर डिफरेंट. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स. 3 सोर्सेज है, नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स. नेचुरल सोर्स completely obtained from nature like from plant or like from animal. Semi synthetic की सोर्स तो नेचुरल है बट यूज के लिए हमने उसको प्रोसेस किया है. और फिर आता है सिंथेटिक. सिंथेटिक का मतलब है कंप्लीटली मैन मेड, पूरी तरीके से हम मनुष्य ने उसे बनाया है और उसी ने हमको तबाह किया है, जैसे कि पॉलीथीन. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. अब अगेन on the basis of structure you can classify them into 3. अब मैम कौन से 3 है on the basis of structure? तो वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम कौन से 3 में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. सो सबसे पहला इज द लीनियर वन. सबसे पहला इज द लीनियर वन. ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्रांच्ड, और फिर उसके बाद आता है क्रॉस लिंक्ड. अब वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू अ लॉट. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलीमर? बस लीनियर का मतलब है कि सारे मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑल आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. सो सारे अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर. व्हेन the monomers are arranged, when the monomers are arranged in a straight line, सारे एक ही लाइन में अरेंज हो तो वो तो हो गया आपका लीनियर पॉलीमर. इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पॉलीथीन. अब आते हैं हम ब्रांच के तरफ. ब्रांच का मतलब क्या है? बस ब्रांच का मतलब है कि ये ऐसे 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 स्ट्रेट तो रहेंगे बट नीचे कहीं ना कहीं ब्रांच लटका होगा. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो स्ट्रेट तो हो गए बट नीचे कहीं ना कहीं ब्रांच होगा, तो इसको हम लिखेंगे when 3 functional groups are present. When 3
functional groups are present, when 3 functional groups are present, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि when a branch is present, when 3 functional groups are present, या आप उसको क्या लिख सकते हो, when a branch is present. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? when कितने functional groups are present? ऐसा monomer having 3 functional groups, ऐसा monomer having 3 functional groups. चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो. उसके बाद वी कम टू क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. क्रॉस लिंक्ड का मतलब है different types of bondings are used. Now ma'am, what do you mean by different type of bondings? तर बाळांनो, different type of bondings चा अर्थ है की हे बघा, हे झालं तुमचं स्ट्रेट कि ये सारे ऐसे अरेंज्ड है, फिर ब्रांच में क्या हुआ, ये ऐसे है और नीचे से एक ऐसा ब्रांच है. अब क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसकी बॉन्डिंग उधर, उसकी बॉन्डिंग इधर. तो ये पूरे एक दुसऱ्यात ते गुंतलेले आहे, एक दुसऱ्यात ते गुंतलेले आहे, एक दुसऱ्यात ते गुंतलेले आहे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस्ड, क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस्ड between linear chains. समझ में आया? सो क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन लीनियर चेन्स, उसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर. सो लीनियर ऑल आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. ब्रांच ऐसा मोनोमर जिसके पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स हो, और क्रॉस लिंक्ड में पूरे के पूरे इधर से एक जा रहा है, उधर से एक जा रहा है, इधर से एक जा रहा है. सो ऑल द क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज लीनियर पॉलीमर. चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. अब बॉस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम इसको 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम इसको 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले को हम बोलेंगे एडिशन, दूसरे को हम बोलेंगे कंडेंसेशन. पहले को हम बोलेंगे एडिशन और दूसरे को हम बोलेंगे कंडेंसेशन. मैम इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनना गांव वालों, कसं ऐका, सुनो मगर प्यार से. देखो, एक है एडिशन, एक है कंडेंसेशन. एडिशन, कंडेंसेशन. आता याचा अर्थ काय होतो बघा. एक है एडिशन, एक है कंडेंसेशन. अब बॉस एडिशन का मीनिंग क्या है? तर एडिशन का मीनिंग है कि जब 2 मोनोमर साथ में आते हैं और वो पॉलीमर बना देते हैं. अब जब 2 मोनोमर साथ में आके पॉलीमर नहीं बना रहे हैं, ध्यान से सुनो, नहीं बना रहे, या तो आप उसको ऐसे याद रखो, 2 मोनोमर साथ में आए और उन्होंने बना दिया ये पॉलीमर. अब जब ये 2 मोनोमर साथ में आए, जब ये 2 मोनोमर साथ में आए, तो इन्होंने तो आके पॉलीमर बनाया, बट यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, कोई कंपाउंड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला, उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर. लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है? 2 मोनोमर ने साथ में आके पॉलीमर तो बनाया, बट साइड में छोटू सा बाय प्रोडक्ट भी निकल गया. सो 2 मोनोमर साथ में आए और पॉलीमर बनाया, बट कोई बाय प्रोडक्ट निकला ही नहीं, तो वो हुआ एडिशन पॉलीमर. और 2 मोनोमर साथ में आए और छोटा सा बाय प्रोडक्ट निकल गया, तो वो हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर. ठीक है, तो हम एडिशन को कैसे लिखेंगे? देखो, when two monomers combine to form a polymer, when 2 monomers combine to form a polymer without formation of byproduct. क्या बोला मैंने? विदाउट फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, यानी यहां कोई बाहर नहीं निकला, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट बाहर ही नहीं निकला, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। अब आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या, दो मोनोमर साथ में आए, पॉलीमर बना दिया, लेकिन 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 जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकला वो बाय प्रोडक्ट तो निकला, कैसा निकला, जैसे कि H2O या NH3। जब कोई बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता, एडिशन पॉलीमर। लेकिन क्या बोला मैंने, लेकिन इधर देखो क्या होता है, when two monomers combine to form a polymer and small byproducts, यानी छोटू से small byproducts like NH3 or H2O are given out, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। सो एडिशन का मतलब क्या है, दो मोनोमर साथ में आए लेकिन कोई बाय प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो वो हो गया एडिशन पॉलीमर। फिर हम आते हैं कंडेंसेशन के पास। कंडेंसेशन का मतलब है दो मोनोमर साथ में आए और पॉलीमर बना तो लिया, लेकिन 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 यहां पे यू हैव गॉट छोटू छोटू से बाय प्रोडक्ट लाइक NH3 and H2O। डन बॉस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, next, classification on the basis of intermolecular forces, on the basis of intermolecular forces। देखो okay, on the basis of इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कितने टाइप है रे, कितने टाइप है, तो देखो चार टाइप है। कौन से चार टाइप है, पहले को हम बोलेंगे इलास्टोमर्स, पहले को हम बोलेंगे इलास्टोमर्स, ठीक है, पहले को हम बोलेंगे इलास्टोमर्स, फिर दूसरे को हम बोलेंगे फाइबर्स, तीसरे को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक, तीसरे को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट वाले को हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना चारों का मीनिंग। अब इलास्टोमर्स का मतलब क्या होता है, एंड में मैं सबके एग्जांपल्स तुमको दिखाऊंगी, तुम बस पहले समझ लो इलास्टोमर का मीनिंग क्या होता है। इलास्टोमर का मीनिंग है कि ऐसे पॉलीमर, ध्यान से सुनो, इलास्टोमर का मीनिंग है ऐसे पॉलीमर जिनके पास प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। मैम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी मतलब कोई चीज आप जोर लगा के खींचो। अब जब कोई चीज आप जोर लगा के खींचते हो और फिर आप उसको छोड़ देते हो तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, उसको हम बोलेंगे इलास्टोमर। जैसे बेटा हम भी तो इलास्टिक ही है, अपने को मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, तो जब वो अपने को बोल रहे हैं अपन टान ले जाते, अपन स्ट्रेच होते, बट जैसे ही वो बोलना बंद कर देते वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी का मीनिंग है दैट व्हेन यू स्ट्रेच इट देयर इज अ चेंज इन डायमेंशंस and when you leave the stretch it will come back to its original dimensions. Okay, chalo now let us see each one of it in detail. Okay, now elastomers का मीनिंग क्या है वो हमने देख लिया। they possess the property of elasticity, यानी stretch करो dimension stretch होंगे, but when you leave them they will come back to its original dimension. उसको हम कैसे लिखेंगे,
possess the property of elasticity. They possess the property of elasticity. अब इलास्टिसिटी का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने पे देयर विल बी अ चेंज इन डायमेंशंस, बट व्हेन यू लीव देम इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस. चलो क्लियर है सबको इधर तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो. इसका एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो नियोप्रीन. नाउ कमिंग टू फाइबर्स. फाइबर्स का मतलब है दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. यानी अगर आप उनको खींचो, ठीक है, तो दे विल शो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इट. ठीक है, दे विल शो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इट. तो इसको हम बोलेंगे दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और थ्रेड लाइक तो है और क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. वेरी गुड. फिर उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक. बस थर्मोप्लास्टिक का मतलब है, थर्मो का मीनिंग है टेम्परेचर. अब थर्मोप्लास्टिक मतलब अगर आपने उनको हीट किया, इफ यू हीट देम, तो उनका एक शेप तुम सेट करके रख दो. फिर थोड़े टाइम बाद तुम सोचो कि यार नहीं 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 मेरे को ये शेप पसंद नहीं आ रहा, तो तुम उसका शेप हीट कर दो और मेल्ट करके फिर से बदल सकते हो. जैसा कॅन्डलचं काय होतं म्हणून वॅक्स खाली पड़ता, कैंडल का वैक्स नीचे गिरता है. अगर वो जमा कर दो, उसको लिक्विड कर दो, मोल्ड में डाल दो, फिर से नया शेप बना सकते हो. सो थर्मोप्लास्टिक का मतलब ऐसे पॉलीमर्स है जो रीमोल्डेबल है, यानी आप उनको टेम्परेचर दो और आप उनका शेप फिर से बदल सकते हो. सो यू कैन गिव देम टेम्परेचर एंड दे कैन बी रीमोल्डेड. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? एट हाई टेम्परेचर, at high temperature they can be remolded. ठीक है, at high temperature they can be remolded or they can be given a new shape. Now when we talk about thermosetting, बॉस थर्मोसेटिंग का वैसा नहीं होता है. थर्मोसेटिंग के केस में क्या होता है? थर्मोसेटिंग के केस में आप उनको हाई टेम्परेचर दे दो और उनका एक शेप बना के रख दो. अब एक बार वो शेप बन गया तो यू कैन नॉट चेंज द शेप अगेन. यू कैन नॉट चेंज द शेप अगेन. सो थर्मो इज टेम्परेचर. सेटिंग का मतलब तो आप जानते हो. अब इसका ऐसा है कि भाई एक बार सेटिंग हो गई तो अब शादी करके ही मानूंगा. सो इसका मतलब क्या है? एक बार सेटिंग हो गई कि वो चेंज नहीं कर सकते. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर दे कैन नॉट बी, एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड. यानी एक बार इसका शेप बन गया तो बॉस फिर उस शेप को कोई नहीं बदल सकता. दैट इज कॉल्ड एज योर थर्मोसेटिंग. सो थर्मोसेटिंग का क्या मीनिंग हुआ बॉस? कि एक बार वो सेट हो गए, एक बार वो सेट हो गए, फिर उसको चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता. फिर उसको चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता. समझ में आया? अच्छा, फाइबर्स का एग्जाम्पल तुम क्या लिख सकते हो? नाइलॉन 66 लिख दो और इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन लिख दो. ठीक है, सो ये सारा हुआ क्लासिफिकेशन. इलास्टोमर्स, दोज हु हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. स्ट्रेच करो 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 करो, बट द मोमेंट यू विड्रॉ द स्ट्रेच इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. दैट इज इलास्टोमर. फिर आता है फाइबर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. एग्जाम्पल नाइलॉन 66. थर्मोप्लास्टिक, गरम करके बार 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 हम उनका शेप बदल सकते हैं. लेकिन थर्मोसेटिंग बोलता है बॉस ऐसा नहीं चलेगा. आपने एक बार मेरी सेटिंग लगा दी तो लगा दी,
तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लुक एट दिस। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कौन से दो है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन नो बाय प्रोडक्ट, कंडेंसेशन स्मॉल बाय प्रोडक्ट लाइक वाटर एंड NH3, पॉलीथीन नाइलॉन 6/6। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर ब्रांच्ड क्रॉस लिंक। लीनियर का एग्जांपल पॉलीथीन या पीवीसी ले लो, पॉलीविनिल क्लोराइड, वो पीवीसी पाइप होता है ना वो। ब्रांच का एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन। अच्छा, इधर जो पॉलीथीन तुम लेते हो ना, इसको तुम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोल देना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP, और या तो पीवीसी याद करो, और ये है लो डेंसिटी पॉलीथीन। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। फिर उसके बाद होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, सेम मोनोमर डिफरेंट मोनोमर। अच्छा, हेट्रोपॉलीमर को कोपॉलीमर भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, होमोपॉलीमर मतलब सेम मोनोमर, हेट्रोपॉलीमर को हम कोपॉलीमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज अ पॉलीमर तो तुमको पता है। अच्छा, इसमें ना एक और आ सकता है, 1 सेकेंड, किधर गया, हाँ ये नहीं, ब्रांच्ड लीनियर क्रॉस लिंक्ड और रिंग ओपनिंग पॉलीमर। रिंग ओपनिंग में क्या होता है, मोनोमर ऐसे रिंग में होता है और पॉलीमर में वो रिंग खुल जाती है, ऐसे बंद होता है मोनोमर में, रिंग खुल गई तो पॉलीमर, रिंग ओपनिंग पॉलीमर। एक और तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, मैं तुमको ये एग्जाम्पल के टाइम दिखाऊंगी। रिंग ओपनिंग पॉलीमर मतलब इसका जो मोनोमर होता है वो रिंग में होता है, बट जब पॉलीमर बनता है तो वो रिंग खुल जाती है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब आता है पॉलीथीन कैसे बनेगा। ध्यान से देखो पॉलीथीन कसं बनणार है बघा, ध्यान से देखो, ठीक है, एकदम एकदम पूरा पूरा फोकस बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे। ये होता कैसे है ना, मैं अभी तुमको वो सिखाने वाली हूँ, क्योंकि यार ये अगर तुमको समझ गया ना तो तुम बोलोगे मैम चैप्टर हमने ऐसे कवर कर लिया, क्योंकि मैं सारे मोनोमर पॉलीमर लर्न करवा के ही भेजूंगी। ये देखो, मान लो ये ले लिया हमने इथीन। इथीन तुम समझ गए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब हमको बहुत सारे इथीन, इथीन इज द मोनोमर, इथीन इज द मोनोमर, हमको बहुत सारे इथीन 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 बहुत सारे इथीन लेकर बनाना पड़ेगा पॉलीथीन। सो इथीन इज द मोनोमर, पॉलीथीन इज द पॉलीमर। अब इथीन के बहुत सारे यूनिट्स लेने हैं, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ही यूनिट्स लिए। अब ये होगा कैसे, देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कड़ाक करके टूटेगा। कैसा टूटेगा, कड़ाक करके डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है मैम, कड़ाक करके डबल बॉन्ड टूट गया तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। अब जो वो कड़ाक करके डबल बॉन्ड टूटा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। वेरी गुड। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, कड़ाक करके डबल बॉन्ड टूटेगा। अब कड़ाक करके डबल बॉन्ड टूट गया तो अब आ गया उसमें सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब क्या होगा, अब ये दोनों सिंगल सिंगल पड़ोसी आ गए तो वो बोलता है तू भी सिंगल मैं भी सिंगल, चल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये दोनों बना लेंगे बॉन्ड, इधर का इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब ये दोनों ने बॉन्ड ऐसे करके बना लिया और ये एज इट इज। समझ में आया? सो अब हम जब लिखेंगे तो हम ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखते बैठेंगे ना, हम सिर्फ क्या करेंगे, इतना ही स्ट्रक्चर लिखेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट में। सो पॉलीमर लिखते टाइम एक रूल याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और उस पे लाइन मारना बेटा। स्क्वायर ब्रॅकेट वरच लाइन मारायची। आता तुम्ही म्हणणार मॅम स्क्वायर ब्रॅकेट वर का लाइन मारायची, क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इधर भी बहुत सारे ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स हैं और इधर भी बहुत सारे ऐसे 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 स्ट्रक्चर है। तो कुछ नहीं हुआ, वो डबल बॉन्ड कड़ाक करके टूट गया। फिर ये दोनों ने बोला सिंगल सिंगल चल करते हैं मिंगल, और वो दोनों ने बॉन्ड बना लिया। और फिर वो दोनों ने बॉन्ड बना लिया तो हम लिखते टाइम सिर्फ इतना ही लिखेंगे।
ठीक है। अब चलो, अब तुमको ये लिखते टाइम भी मैं ऐसे ऐसे जुगाड़ बताऊंगी ना, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। अब देखो, ये जो पॉलीथीन है ना, ये दो टाइप का होता है। कितना टाइप का पॉलीथीन होता है? पॉलीथीन होता है दो टाइप का। एक को हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों में पूरा सब कुछ सेम है, बस एक चीज का फर्क है। आई विल शो यू व्हाट। एक है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक को हम बोलेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन में देखो क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। ये ले लिया इथीन। अब इथीन का आपको एक यूनिट नहीं लेना है, यू हैव टू टेक इथीन के n नंबर ऑफ यूनिट्स। इथीन का एक यूनिट नहीं लेना है, ये देखो यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, ये HH। इथीन का एक यूनिट नहीं लेना है, n नंबर ऑफ यूनिट्स लेने हैं, जिसको हम बोलेंगे मोनोमर, जिसको हम बोलेंगे मोनोमर। सो यू डोंट हैव टू टेक वन यूनिट, यू हैव टू टेक मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इथीन। अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन, इसका क्या कर दो? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मतलब n नंबर, मतलब इथीन के बहुत सारे यूनिट्स ले लिए और प्रेशर कितना लगेगा? 1000 to 1200 ATM। अब क्या होगा? अब तुमको पहली स्टेप मैंने क्या सिखाई? स्क्वायर ब्रैकेट निकाल देना है, वेरी गुड। ब्रैकेट पे लाइन मारना नहीं भूलना है। अब मोनोमर कौन है तुम्हारा? मोनोमर कौन है तुम्हारा? इथीन। अब इथीन साथ में आए और उन्होंने बनाया पॉलीमर, और ये पॉलीमर कौन है? पॉलीमर है पॉलीथीन। अब ये कैसे करेंगे? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बस इसको कर दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट्स इट। और ये एज इट इज, दैट्स इट। अब ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब मैम लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखो, ये रहा इथीन, ठीक है, इथीन रहा आपका मोनोमर। अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। अब जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करोगे, सब कुछ सेम है। स्क्वायर ब्रैकेट पे मारो लाइन, ये कार्बन डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, एक H ऊपर एक H नीचे, एक H ऊपर एक H नीचे, और ये बन गया पॉलीथीन। अब सवाल ये है कि मैम इधर 1000 to 1200 आपने ले लिया प्रेशर, लेकिन इधर मैं प्रेशर लूंगी 6 to 7 ATM। अब मैम इधर लो डेंसिटी में हजारों का प्रेशर और इधर सिर्फ 6 से 7 ATM, ऐसा क्या जादू किया आपने? तो बस हाई डेंसिटी पॉलीथीन में वी यूज अ कैटलिस्ट which is called as the Ziegler-Natta catalyst. We use a catalyst which is called as a Ziegler-Natta catalyst. और ये Ziegler-Natta catalyst करता क्या है? तो बॉस ये जो Ziegler-Natta catalyst है, ये Ziegler-Natta catalyst आपका प्रेशर कम कर देता है। सो कुछ भी नहीं हुआ, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी कंप्लीटली सेम है, बस डबल बॉन्ड का ब्रेक ओपन कर दिया सिंगल बॉन्ड। इधर प्रेशर हमने ले लिया 1000 to 1200 ATM और इधर हमने प्रेशर लिया 6 to 7 ATM। लेकिन इतना कम प्रेशर से काम कैसे बना? क्योंकि इधर हमने एक कैटलिस्ट यूज किया which is the Ziegler-Natta catalyst। कौन सा कैटलिस्ट है बॉस? ये Ziegler-Natta catalyst। बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे, यस और नो, यस और नो। चलो 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 चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट? रुको पानी पीने दो।
मेरा बॉटल भी MV सेट का है। अब पॉलीथीन के बाद आया पॉलीएक्रोनाइट्राइल। देखो सेम है, सेम बट डिफरेंट। ये देखो इथीन ले लिया, बस अब इतना फर्क है। इथीन में आपने क्या किया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकाला और HHH निकाला। पॉलीएक्रोनाइट्राइल में एक H के जगह आप निकालो CN, एक H के जगह आप निकालो CN, तो इसका नाम हो गया एक्रोनाइट्राइल। इसका नाम हुआ एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, जैसे इथीन में HHHH था, इधर ले लो CN, इसका नाम हुआ एक्रोनाइट्राइल। और इधर आप करोगे प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर, पॉलीमराइजेशन का प्रोसीजर। अब आपको मैंने क्या सिखाया, कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको लाइन मारना आना चाहिए बेटा। लेकिन किस पे लाइन मारोगे तुम, ब्रैकेट पे। तो ब्रैकेट बना लो और ब्रैकेट पे लाइन बना लो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बस सिंगल बॉन्ड कर दो, HH HH, इधर आएगा CN और इधर आएगा H। लिखना है तो लिखो, H नहीं तो नहीं लिखो। अब देखो एक्रोनाइट्राइल अपने एक यूनिट लिया या बहुत सारे यूनिट लिए, बहुत सारे यूनिट लिए और उन्होंने मिलके बना दिया पॉलीमर। तो बहुत सारे एक्रोनाइट्राइल साथ में आए और उन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम बोलेंगे पॉलीएक्रोनाइट्राइल। सो बहुत सारे एक्रोनाइट्राइल साथ में आए एंड दे मेड अ बिग स्ट्रक्चर which is called as the polyacronitrile. So जैसा इथीन था वैसा ही एक्रोनाइट्राइल है। टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद आता है टेफ्लॉन। अब अगेन जैसा टेफ्लॉन है वैसा ही इथीन भी था। क्या करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HCH और कितने यूनिट्स N। लेकिन अब पिक्चर में ट्विस्ट है, आपने इथीन में क्या किया, HHHH, एक्रोनाइट्राइल में एक H के जगह लगा दिया CN। अब टेफ्लॉन में मैं क्या करूंगी, सब जगह लगा दूंगी फ्लोरीन, सब जगह लगा दूंगी फ्लोरीन। अब इसका नाम देखो क्या होगा, 4 फ्लोरीन को हम बोलेंगे टेट्रा, फ्लोरीन को हम बोलेंगे फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो, और उसके बाद 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे इथीन। तो बॉस 4 कार्बन है इसीलिए टेट्रा, फ्लोरीन है इसीलिए फ्लोरो, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE और 2 कार्बन है इसीलिए इथीन। अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन, इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। क्या सिखाया मैम ने, लाइन मारना। वाह बेटा, यही सिखा रहे हैं मैम तुमको। अच्छी काम की बात सुनो जरा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड का कर दो सिंगल बॉन्ड और बस हो गया, F F F F। इसको हम बोलेंगे टेफ्लॉन। क्या बोलेंगे, टेफ्लॉन। सो टेट्रा फ्लोरोइथीन मतलब क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, F F F F F, इधर डबल बॉन्ड ओपन करो, सिंगल बॉन्ड हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। सो इथीन में H H H H, एक्रोनाइट्राइल में H H H, लेकिन इधर आ गया CN, और टेफ्लॉन में F F F F। वेरी गुड। F फॉर बेटा, F फॉर फ्लोरीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद अब हम आते हैं पॉलीअमाइड्स के पास, 3 देख लिए। अब उसके बाद हम आते हैं पॉलीअमाइड के पास। इसको पॉलीअमाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप आता है। सो जिसमें C डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। सो अमाइड का मतलब है द वंस हु हैव
C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। अब ऐसे दो पॉलीमर्स है जिसके पास अमाइड ग्रुप है। कौन से हैं? नाइलॉन 6,6 और एक है नाइलॉन 6। और बॉस लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर के एंड में मैं लिस्ट बना के दूंगी, डोंट वरी। अब नाइलॉन 6,6 है, नाइलॉन 6,6 में मोनोमर्स कौन कौन आते हैं देखो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो तुमसे, तुमको क्या लगता है कि इसका नाम नाइलॉन 6,6 ही क्यों होगा? लाइक इज 6 अ लकी नंबर? तो नहीं यार, लकी वकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 6 इसीलिए बोला गया है नाइलॉन 6,6 क्योंकि ये दोनों मोनोमर्स जो है इसमें 6-6 कार्बन आते हैं। दोनों मोनोमर्स में 6-6 कार्बन आते हैं, इसीलिए इसको नाइलॉन 6,6 बोला गया है। अब कौन से मोनोमर्स है? हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन ये है पहला मोनोमर और दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो ओके, सो पहला है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और दूसरा है एडिपिक एसिड। अब हम ना इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने आपको तो बता दिया इसको नाइलॉन 6,6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों मोनोमर में 6-6 कार्बन आते हैं। अब ये होगा कैसे देखो, डायअमाइन पहले का नाम देखो ना क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। सो डायअमाइन का मतलब है, यहां पे लिख के दिखाती हूं, एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, दो NH2 आ गए तो ये हो गया आपका डायअमाइन। अब हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन होता है CH2, मिथाइलिन होता है CH2। अब हेक्सामिथाइलिन बोल दिया इसीलिए नीचे लिख दो 6, तो हो गए ना 6 कार्बन। ये देखो डायअमाइन यानी NH2 हेक्सामिथाइलिन, ठीक है। सो CH2 इज मिथाइलिन और हेक्सा का मतलब है 6, ठीक है, हेक्सा का मतलब है 6 प्लस। अब एडिपिक एसिड हम कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी ड्रॉ एडिपिक एसिड? देखो कुछ नहीं करना है, एसिड हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH और इधर भी एसिड लिख दो C डबल बॉन्ड OH, डन। अब देखो सिंपल है, डरो मत, ठीक है। अब दो आपने एसिड निकाल लिए, अब 6 कार्बन, सबको दिख रहा है ये 6 कार्बन है, 6 में से 2 कार्बन तो चले गए एसिड में। कितने कार्बन बचे बाबू भैया? 4 कार्बन बचे, तो CH2 4 लिख देना, डन। सो डायअमाइन में हमने क्या किया, 2 निकाले NH2 और हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 के 6 यूनिट। फिर एडिपिक एसिड, अब जब उन्होंने एसिड ऑलरेडी बोल दिया था तो C डबल बॉन्ड OH 2 एसिड निकाल लिए। अब 6 में से 2 कार्बन तो चले गए, 4 ही बचे थे, वो 4 हमने लिख दिए। अब हम कैसे बनाएंगे देखो मगर प्यार से, ध्यान से। अब देखो एसिड में क्या होता है, अब ये पूरे चैप्टर में याद रखो, आपको ना हमेशा एसिड का OH निकालना है। आप बोलोगे मैम हमने तो सीखा है एसिड H+ देता है, हाँ H+ ही देता है, बट ये जुगाड़ू तरीके से कैसे याद करना है बता रही हूँ। हमेशा एसिड का OH निकालो और अब ये NH2 का एक H, एसिड का OH और NH2 का एक H, क्या हो गया H2O। उसके बाद ये भी एसिड का OH, ये 2 एसिड है ना, ये एसिड का OH और ये NH2 का H, H2O। उसके बाद इधर के एसिड का OH और इधर वाले NH2 का एक H, H2O, यानी टोटल कितने H2O बाहर निकले? 4। सो इसका OH और इसका H, H2O, इसका OH और उसका H, ट्वाइस H2O। अब मैम ने क्या सिखाया, जब जब पॉलीमर लिखोगे निकालो स्क्वायर ब्रैकेट। निकाला क्या? वेरी गुड। अब जो जो बचा है लिख दो, C डबल बॉन्ड O CH2 के 4 यूनिट्स। अब क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, OH तो चला गया, अब आ जाओ इस यूनिट के पास। अब NH2 में से एक H तो चला गया, तो तुम लिखोगे सिर्फ NH, क्योंकि NH2 में से एक H तो चला गया।
फिर यहां पे लिखोगे CH2 6 यूनिट्स, और ये NH2 में से भी एक H चला गया तो ये हो गया NH। समझ में आया? सो इट्स वेरी सिंपल। C डबल बॉन्ड O लिख दिया, CH2 के 4 यूनिट्स लिख दिए, परफेक्ट। फिर लिख दिया C डबल बॉन्ड O, परफेक्ट। NH2 का एक H चला गया NH, CH2 के 6 यूनिट्स और NH2 का एक यूनिट चला गया तो NH। ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है इसीलिए मैं यहां लिख रही हूं, दिस इज योर नाइलॉन 66। ओके, वहां पे लिखूंगी तो बहुत खिचड़ी दिखेगा। डन। सो नाइलॉन 66 के दो मोनोमर्स कौन से हैं? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड। आप भी ऐसे फास्ट 5 टाइम्स बोल लेना, ठीक है। अब नाइलॉन 66 के बाद आता है नाइलॉन 6। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ले लो ले लो ले लो, वेरी गुड। अब नाइलॉन 6 देखो, अब नाइलॉन 6 में एक ही मोनोमर आता है, इसके भी स्ट्रक्चर का जुगाड़ बोलूंगी। अब दिमाग लगा के बताओ इसके मोनोमर में, ठीक है ध्यान से सुनना, ये जो नाइलॉन 6 है इसके मोनोमर में कितने कार्बन होंगे? गजनी 6 ही तो होंगे ना, क्योंकि वो भी तो नाइलॉन 6 है। अब देखो आपको इधर क्या करना है, C डबल बॉन्ड O निकाल दो और इधर निकाल दो NH, C डबल बॉन्ड O निकाल दो और इधर निकाल दो NH। अब मुझे बताओ 6 कार्बन में से एक कार्बन चला गया, 6 कार्बन में से एक कार्बन चला गया, कितने कार्बन बचे रे? 5। तो CH2 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 और इधर आ जाएगा CH2। डन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। तो ये जो मोनोमर है, इस मोनोमर को हम बोलेंगे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब हो जाएगा इसका पॉलीमराइजेशन, ठीक है, अब हो जाएगा इसका पॉलीमराइजेशन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? स्ट्रक्चर तुमको समझा मैंने कैसे निकाला? C डबल बॉन्ड O, उसके साइड में NH। अभी 6 में से एक कार्बन तो चला गया, 5 बचे थे, तो 1 2 3 4 5। डन। अब पॉलीमराइजेशन के टाइम जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड, जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड। और मैम ने क्या सिखाया? ब्रैकेट, ब्रैकेट पे लाइन मारना आना चाहिए, यहां पे आ जाएगा N। अब आपने ये स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ दिया, अब वो साइड देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O के पास कितने CH2 दिख रहे हैं? CH2 कितने दिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O के बाद? 5 CH2 दिख रहे हैं, तो CH2 इधर मैं लिख दूंगी 5, 1 2 3 4 5 और इधर बचा NH। डन। इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 6, इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 6। डन। अच्छा, बाय द वे ये तुमको पता है किसका एग्जाम्पल है? ये मैंने बताया था, ऐसी रिंग है, रिंग ओपन हो रही है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमर। डन। ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहां पे बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, यानी ये पता है किसका एग्जाम्पल हो सकता है? कंडेंसेशन पॉलीमर का, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, ये पहला। दूसरा, दोनों मोनोमर्स अलग है, यानी ये कोपॉलीमर यानी हेटेरोपॉलीमर भी हो सकता है। सो बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है इसलिए इट कैन बी कंडेंसेशन, और दो अलग मोनोमर है इसीलिए इट कैन बी हेटेरो और कोपॉलीमर। उसके बाद यहाँ पे भी देख लेते, यहाँ पे एक ही टाइप का मोनोमर है तो ये हुआ होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर है और यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा, सो इट इज ऑल्सो एडिशन पॉलीमर। उसके बाद यहाँ पे भी कोई बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं आ रहा, ये भी एडिशन है, एक ही टाइप का मोनोमर है तो ये भी हुआ होमोपॉलीमर। चलो, नाइलॉन 6 समझ गया, नाइलॉन 6 समझ गया। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं रबर पे। अब दो टाइप के रबर है, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब नेचुरल सोर्स से पाया गया और सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल। सो नेचुरल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन, और आर्टिफिशियल को हम बोलेंगे नियोप्रीन। नेचुरल को हम बोलेंगे आइसोप्रीन और आर्टिफिशियल को हम बोलेंगे बॉस
नियोप्रीन। क्या बोलेंगे बॉस? नियोप्रीन। अब देखो, अब हम ये हर एक स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। हाँ, नेचुरल रबर आइसोप्रीन। अब इसका मोनोमर देखो क्या है, ठीक है, 4 कार्बन, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, दैट्स इट। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी देखो, ब्यूट या ब्यूटा बोल लो क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट बोल लो या ब्यूटा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, फर्स्ट को भी डबल बॉन्ड है, थर्ड को भी डबल बॉन्ड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ब्यूट 1,3, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, सो ब्यूट 1,3 डाईन। अब ये जो सेकेंड कार्बन है इसको मैंने लगा दिया CH3, सेकेंड कार्बन को मैंने लगा दिया CH3, फिर इसका नाम हो गया 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईन। क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईन। ठीक है, अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इसको और 2 बॉन्ड की जरूरत है, 2 बनाए ना तो और 2 की, इसको किसी की नहीं, इसको 1 की और इसको 2 की, डन। ये हो गया मोनोमर। अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन, अब क्या होगा देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लाइन, इधर n इधर भी n, क्योंकि n नंबर ऑफ यूनिट्स है, कुछ नहीं करना है। मैंने स्ट्रक्चर भी कैसे समझाया समझ गया, 4 कार्बन निकाले, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड, फर्स्ट और थर्ड को इसलिए ब्यूटा 1,3 डाईन, और सेकेंड को आएगा CH3। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, जो मैंने इथिन में भी सिखाया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सेकेंड को CH3 है वो एज इट इज लिख दो, जितने H है उधर के स्ट्रक्चर में सारे H मैंने एज इट इज देख के लिखे, पहले को 2 H है वो H, दूसरे को CH3 है वो CH3, तीसरे को H है वो H, और चौथे को 2 H है वो 2 H एज इट इज। अब आपको बस इतना करना है कि जो फर्स्ट और थर्ड का डबल बॉन्ड है वो आपको निकाल के लगाना है सेकेंड में, बस आपको फर्स्ट और थर्ड का निकालना है और सेकेंड में लगा देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रीन, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रीन। सो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड का ब्रेक करना है और वो लगा देना है सेकेंड में, बाकी एज इट इज लिखना है। दिस इज योर नेचुरल रबर। बढ़े आगे, उसके बाद आता है सिंथेटिक रबर यानी आर्टिफिशियल। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, वेरी गुड, फर्स्ट को डबल बॉन्ड, थर्ड को डबल बॉन्ड, तो आखिर में तो इसका नाम वही हुआ ना, ब्यूटा 1,3 डाईन। फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड है तो 1,3, 2 है इसीलिए डाई, डबल बॉन्ड है इसीलिए इन। अब बस पिक्चर में इतना ट्विस्ट है, आइसोप्रीन में तुमने सेकेंड को CH3 लगाया था, इधर तुम सेकेंड को लगाओगे क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो-ब्यूटा 1,3 डाईन। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो-ब्यूटा 1,3 डाईन। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इसको 2 H आएंगे, फिर 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, ये वाला तो सेटिस्फाइड है 1 2 3 4, इसको 1 2 3 बॉन्ड है, फोर्थ यहां आएगा, और इसको 1 2 है 3 4, दैट्स इट। अब हम इसका क्या करेंगे बॉस, अब हम इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन। कैसे करेंगे पॉलीमराइजेशन, क्या सिखाया मैम ने, ब्रैकेट पे मारो लाइन, नीचे नाम लिख दो नियोप्रीन, जो उधर का स्ट्रक्चर है पूरा एज इट इज 1 2 3 4, जो सब है एज इट इज 2 H Cl H 2 H। अब ऑल यू हैव टू डू इज कॉर्नर के जो 2 डबल बॉन्ड है उनको लेके आओ सेंटर में, तो ये कॉर्नर के डबल बॉन्ड आ गए सेंटर में, कॉर्नर के डबल बॉन्ड आए सेंटर में, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका नियोप्रीन का, ये स्ट्रक्चर हुआ नियोप्रीन का। सो कॉर्नर के 2 डबल बॉन्ड को उठाओ और सेंटर में लाके छोड़ दो,
ये हुआ नियोप्रीन का स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो दे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पॉलीईस्टर। अब पॉलीईस्टर में देयर इज दिस वन पॉलीमर जिसके दो नाम है, या तो आप उसको डैक्रोन बोल लो या तो आप उसको टेरिलीन बोल लो। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डैक्रोन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज टेरिलीन। अब इसमें दो मोनोमर यूज होंगे, चलो इधर ही लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। डैक्रोन हो या टेरिलीन हो, कौन से दो मोनोमर्स हैं? तो पहले का नाम है इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल, और दूसरे का नाम है टेरथैलिक एसिड। ओके 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 ओके, ठीक है। सो ये है आपके दो मोनोमर्स, कौन से? एक है इथाइलीन ग्लाइकोल और एक है आपका टेरथैलिक एसिड। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अरे ही स्पेलिंग गंडली, थैलिक पी साइलेंट है उसमें, ठीक है। टेरथैलिक एसिड। अब स्ट्रक्चर देखो, इथाइलीन, इथाइलीन का मतलब होता है CH2CH2, इथाइलीन का मतलब होता है CH2CH2। ईथ है ना, ईथ का मतलब है दो कार्बन, ईथ का मतलब है दो कार्बन। थोड़ा ऊपर लिख के दिखाती हूँ, ये देखो CH2CH2, ये हो गया इथाइलीन, दो कार्बन यानी इथाइलीन। ग्लाइकोल मतलब इधर एक OH और इधर एक OH, ये हो गया इथाइलीन ग्लाइकोल। सो CH2CH2 इथाइलीन ग्लाइकोल। अब ये टेरथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, इधर निकाल लो बेंजीन रिंग, पण बेंजीन रिंग आता सरळ नाही काढायची, झोपलेली काढायची, ठीक है। और इधर से निकाल दो एसिड C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी निकाल दो C डबल बॉन्ड OH। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान से सुनो। अब हम कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इथाइलीन ग्लाइकोल कैसे मैंने निकाला, दो कार्बन CH2CH2 और OH ग्लाइकोल, और टेरथैलिक एसिड रिंग, इधर से एसिड उधर से एसिड। अब मैंने तुमको एक बात बोली थी, ये पूरे चैप्टर में जहां भी एसिड दिखेगा उसका OH निकाल लो। तो ये एसिड का OH और ये वाला H, वो एसिड का OH और ये वाला H, H2O। उसके बाद दो एसिड है ना, तो ये एसिड का भी OH ले लो और ये वाला H ले लो, ये हो गया ट्वाइस H2O। तो इसका OH और ये H H2O, उसका OH और ये वाला H ट्वाइस H2O, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये H तो चला गया, सिर्फ बचा O, फिर आ जाएगा CH2 CH2, फिर ये वाला H भी चला गया, सिर्फ आएगा O। अब आगे क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O, उस C डबल बॉन्ड O को लगी है रिंग, उस C डबल बॉन्ड O को लगी है रिंग, और यहां पे भी लगी है C डबल बॉन्ड O। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये हो गया आपका डैक्रोन। समझ में आया क्या? सो ये O है, दो CH2CH2, ये वाला O, फिर ये रही रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पिक्चर ओवर। ये रहा आपका डैक्रोन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? डैक्रोन का स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं आगे, लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। We'll take a 1 minute break and then we will move on. चलो, डैक्रोन के बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज योर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। द वंस विच कैन डीकम्पोज, जो डीकम्पोज हो सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, जो डीकम्पोज नहीं हो सकते हैं वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है PHBV और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है नाइलॉन 2,6। तो हम PHBV का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखो, ठीक है, PHBV का पूरा नाम क्या है पता है? बाय द वे, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट
एंड पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट। तुमको इतना याद नहीं रखना, हम मोनोमर पे ध्यान देंगे। पहला मोनोमर है बीटा हाइड्रोक्सी, ध्यान से सुनना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एक का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड में क्या होता है और वैलेरिक एसिड में क्या होता है? देखो, एसिड बोल दिया तो एसिड तो होगा C डबल बॉन्ड OH। बस तुमको एक काम करना है, 3 कार्बन स्ट्रेट लिखने हैं और 4th वाला कार्बन नीचे लिखना है, दैट्स इट। 3 कार्बन स्ट्रेट लिखना है, 4th वाला नीचे, और इसको लगा दो OH, दैट्स इट। इसको लगा दो OH, फिर इधर 3H, एक H और इधर भी एक H, 2H, सॉरी, ऊपर और एक नीचे। सो मैंने क्या किया, तुमको समझा? नहीं समझा? ये देखो, हाँ पता है नहीं समझा। 1 2 3, 3rd को लगा दो C डबल बॉन्ड OH और 4th का CH3 नीचे आ जाने दो, डन। इसको लगा दो OH, दैट्स इट, सिंपल। अब इसको कितने H आएंगे? 1 2 3, 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो एक ही H आएगा। अब इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 2, तो इसको और 2 बॉन्ड लगेंगे तो CH2, डन। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अब वैलेरिक में भी आपको वही करना है, 3 कार्बन स्ट्रेट निकालने हैं और 4था वाला नीचे। यही तो किया था ना, 3 कार्बन स्ट्रेट, पहले को एसिड, 4था वाला नीचे, और इधर आ गया OH, दैट्स इट। अब डिफरेंस ये है, इधर आपने लिखा CH3, इधर मैं लिखूंगी C2H5, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो 3 कार्बन स्ट्रेट, ये नीचे, इधर CH3 है, इधर C2H5 है, इधर तो आएगा OH। अब इधर एक H, इधर 2H, डन। अब हम इससे कैसे बनाएंगे हमारा पॉलीमर? तो देखो, एसिड का OH और इधर का H, H2O। मैंने क्या बोला आपको? पूरा चैप्टर यही याद रखना, एसिड का OH निकलेगा, एसिड का OH और इधर का H, H2O। यानी कितने H2O बाहर निकले रे? ट्वाइस H2O। एसिड का OH, उधर का H, H2O, एसिड का OH, इधर का H, H2O, डन। अब हम इसको कैसे मर्ज करेंगे? यहां पे आएगा O, फिर CH, नीचे आएगा CH3, फिर आएगा CH2, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O। अब वो OH तो चला गया, ये OH तो चला गया, OH तो चला गया, और ये H भी गया। अब बचा है O, H, C2H5, CH2, C डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट क्लोज, और N। इसको हम बोलेंगे PHBV। समझ में आया? तो किया क्या हमने, स्ट्रक्चर कैसे निकाला? 3 कार्बन स्ट्रेट, 4था नीचे, पहले को एसिड, लास्ट वाले को OH। इधर भी 3 कार्बन सीधा, 4था नीचे, बस इधर CH3 है, इधर C2H5 है, और OH और उधर भी OH। अब एसिड का OH और उधर का H, एसिड का OH और इधर का H, 2 H2O बाहर निकले, जो जो रहा वो कंबाइन करो। क्या क्या रहा? O, CH, CH3, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर का O, CH, C2H5, CH2, C डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट क्लोज। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है नाइलॉन 26। नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक कि इसका नाम नाइलॉन 26 होगा? व्हाई डू यू थिंक कि इसका नाम नाइलॉन 26 होगा? गेस करो, व्हाई डू यू थिंक कि इसका नाम नाइलॉन 26 हो सकता है? गेस करो, गेस करो, गेस करो। क्योंकि इसमें जो 2 मोनोमर्स आएंगे, एक में 2 कार्बन आएंगे और एक में 6। अब 2 मोनोमर्स कौन से हैं? पहला है ग्लाइसिन और दूसरा है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। दूसरा है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। समझ में आया? सो यहां पे 2 मोनोमर्स है,
एक है ग्लाइसिन और एक है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अब द नेम इटसेल्फ टेल्स यू नाइलॉन 2,6 नाम क्यों है, क्योंकि एक के पास 2 कार्बन है, एक के पास 6। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो दोनों में बिल्कुल सेम जुगाड़, इधर एक एसिड निकाल दो, इधर एक NH2 निकाल दो, इसमें भी वही करो, एक एसिड निकाल दो और इधर एक NH2 निकाल दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कितने कार्बन है, नाइलॉन 2 यानी कितने कार्बन है, 2। अब 2 में से एक कार्बन तो हो गया, तो सिर्फ बचा CH2, तो सिर्फ बचा CH2। अब इधर नाइलॉन 6 है, अब 6 में से एक कार्बन तो चले गया, कितने बचे, 5। 6 में से एक कार्बन तो चले गया, बचे 5, तो CH2 ब्रैकेट 5। सिंपल। सो ग्लाइसिन हम कैसे लिखेंगे, एसिड निकाल दो NH2, इधर भी एसिड और NH2, नाइलॉन 2 बोला है तो एक कार्बन तो चला गया, एक ही बचा है तो CH2, और इधर नाइलॉन 6 है तो एसिड और NH2 लिख लिया। अब एसिड में 6 कार्बन होते हैं, 6 में से एक चला गया, 5 बचे हैं, CH2 5। अब तुम मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। हमने क्या सीखा है, एसिड का हमेशा हम निकालेंगे OH और NH2 का H, यानी हो गया H2O। इधर भी एसिड का हम निकालेंगे OH और NH2 का हम निकालेंगे H, यानी बाहर निकल गया ट्वाइस H2O। अब क्या क्या बचा, NH2 में से एक H तो चला गया, फिर बचा है NH, NH2 में से एक H तो चला गया, बचा है NH, CH2, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये NH2 में से भी एक H चला गया, बचा है NH, फिर आगे क्या हुआ, CH2 5, CH2 5, C डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया आपका नाइलॉन 2,6। तो कैसे, सीधा सीधा जुगाड़ है याद रखने का, NH2 का एक H, इसका OH चला गया H2O, क्या क्या बचा, NH, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर का भी NH, CH2 5, C डबल बॉन्ड O। दैट्स इट, हो गया नाइलॉन 2,6। वेरी 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 सिंपल, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब आता है बूना S। अब बूना S में कौन से 2 मोनोमर्स हैं, एक का नाम है ब्यूटा 1,3 डाइईन, एक का नाम है ब्यूटा 1,3 डाइईन, और दूसरे का नाम है स्टाइरीन। ब्यूटा 1,3 डाइईन और दूसरे का नाम है स्टाइरीन। अब ये कैसे होगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन का स्ट्रक्चर तो तुमको पता है, 4 कार्बन, पहले को डबल बॉन्ड, तीसरे को डबल बॉन्ड, HH HH HH, ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब स्टाइरीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो तुम निकाल लो, बट इधर एक हाइड्रोजन के जगह लिख दो C6H5, दैट्स इट। ठीक है, मैंने क्या किया समझ में आया तुमको, ये थोड़ा उधर शिफ्ट करके लिखती हूँ। ब्यूटा 1,3 डाइईन तो समझ गया होगा, 4 कार्बन, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड। स्टाइरीन में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन H H H और इधर आएगा C6H5। आता बाळांनो, इसका पॉलीमराइजेशन हम कैसे करेंगे, पहले तो ब्रैकेट, ब्रैकेट पे लाइन, पहले वो 4 कार्बन निकाल लो, ये दिख गए 4 कार्बन निकाल लो, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, 4 कार्बन निकाल दो और सेंटर में आएगा डबल बॉन्ड H H H H H। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि कभी भी ब्यूटा 1,3 डाइईन अपन ने वो आइसोप्रीन और नियोप्रीन में भी देखा था, इधर भी देखा था, टर्मिनल के डबल बॉन्ड को लेके आओ सेंटर में, तो ये 4 कार्बन सब एज इट इज, बस ये साइड के डबल बॉन्ड आ गए बीच में। अब ये 2 डबल बॉन्ड सीधा ब्रेक कर दो, सिंगल बॉन्ड कर दो, H H H और इधर C6H5, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया बूना S। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ये टर्मिनल के 2 डबल बॉन्ड बीच में ला लिए और इसको ये अटैच कर दिया, दैट्स इट। और इधर का डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, देखो सिंगल हो गया H H H और C6H5, ये हो गया स्टाइरीन। बढ़े आगे, नेक्स्ट है बूना N।
सेम बुना एस जैसा, सेम। ये देखो, इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस इसलिए जानबूझ के बोलती हूँ, सीक्वेंस तुम यही वाला याद रखोगे तो बहुत चीजें सिंपल हो जाएंगी। ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये है पहला वाला, और N का मतलब है एक्रोनाइट्राइल। N का मतलब है एक्रोनाइट्राइल। अब कैसे होगा? अरे ऐसे कैसे होगा, कैसे कैसे कौन सा कोई तो गाना है यार, वो सुनते नहीं हो तुम लोग? हाँ मैम, अच्छी बात है, गाने नहीं सुनते हो। ये देखो, ये रहा अपना ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये रहा ब्यूटा 1,3 डाइईन, और एक्रोनाइट्राइल तो मैंने सिखाया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HHH, बस एक जगह H के जगह आ जाएगा CN, एक H के जगह आ जाएगा CN। सो ब्यूटा 1,3 डाइईन तुमको पता है H के जगह आ जाएगा CN। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर लाइन, इधर आएगा N। अब वो 4 कार्बन एज इट इज, सब कुछ उनके HHH एज इट इज, बस फर्क क्या है? टर्मिनल के डबल बॉन्ड घुसा दो सेंटर में, आ गए सेंटर में। उसके बाद ये दो लिख लिए, वेरी गुड, H H H, और इधर आ गया CN। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दिया, सिंगल कर दिया, और ये कॉर्नर वाले 2 डबल बॉन्ड बीच में घुसा दिए। इसका नाम है बूना N। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो? हो गया। नेक्स्ट है बैकेलाइट। नेक्स्ट क्या है? बैकेलाइट। अब बैकेलाइट के 2 मोनोमर्स है। कितने मोनोमर्स है बैकेलाइट के? 2। एक को हम बोलेंगे फिनॉल और एक को हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। एक को हम बोलेंगे फिनॉल, एक को हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब सबको पता है ये मिलके फॉर्म करेगा आपका बैकेलाइट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। फिनॉल कैसे होता है? बेंजीन रिंग को OH। फॉर्मल्डिहाइड कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O, H और H, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड और 2H, कैन आई राइट इट एज CH2 क्योंकि कार्बन है, 2H है, CH2 और ऑक्सीजन। कैन आई राइट इट एज CH2 एंड O? यस डेफिनेटली। तो मैंने इसको लिख दिया CH2 एंड ऑक्सीजन। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से सुनो। इसके मैंने ले लिए 3 यूनिट। कितने यूनिट ले लिए? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट लेने के बाद क्या होगा? ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, 3 यूनिट लिए, 1 यूनिट यहां चला गया। अब वो किसके जगह गया? 1 यूनिट वहां तो चला गया, लेकिन वो चला गया हाइड्रोजन के। ये देखो, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा ना, वही हाइड्रोजन यहाँ पे आके बैठेगा। सो वो यूनिट गया तो सही, लेकिन किसके जगह गया? हाइड्रोजन को निकाल के गया, और वो हाइड्रोजन इधर आके लग गया। अब दूसरा CH2O इधर आ गया, और उसके जगह जो हाइड्रोजन था वो इधर आ गया। इधर भी क्या होगा? CH2O, और उधर का हाइड्रोजन इधर आके लग गया। डन। ये स्ट्रक्चर तुमको समझ गया कैसे आ गया? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ने मिलके ये फॉर्म कर दिया। सो CH2 और O तो है, वहां का ही H यहां आके लग गया, वहां का ही H यहां, वहां का ही H यहां। अब हम इसको मर्ज कैसे करेंगे? तुमको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये निकाल लो फिनॉल, ठीक है, CH2OH है, CH2OH है और CH2OH है, ऐसा है ना। तो तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो। 3 फिनॉल निकालने हैं। ये एक पहला फिनॉल, ये दूसरा फिनॉल, और ये रहा तीसरा फिनॉल। 3 फिनॉल निकाल दिए तुमने, वेरी गुड। ये रहे 3 फिनॉल। अब इसके नीचे और 3 फिनॉल निकालो, लेकिन वो उल्टे निकालो। उल्टा समझ में आता है? उल्टा
तीन फिनॉल निकालो लेकिन वो उल्टे निकालो, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तीन फिनॉल सीधे, तीन फिनॉल उल्टे। अब हम क्या करेंगे, इन दो को कनेक्ट कर दो CH2 से, इन दो को कनेक्ट कर दो CH2 से, डन। उसके बाद इन दो को कनेक्ट कर दो CH2 से, इन दोनों को कनेक्ट कर दो CH2 से। इन दोनों को मत करना ऊपर से, क्योंकि OH के बाजू में रहता है ना CH2, ये देखो OH के बाजू में रहता है ना CH2, तो तीन फिनॉल सीधे निकाले, तीन फिनॉल उल्टे, CH2 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 से कनेक्ट करो, ये नीचे का CH2 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 से कनेक्ट करो, और फिर ये दोनों को भी CH2 से कनेक्ट करो। बच्चों को ये स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रक्चर। और फिर आपको क्या करना है, यहां पर CH2 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। सेम यहां पर भी CH2 लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये हो गया बैकेलाइट का स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या किया, तीन स्ट्रक्चर फिनॉल के सीधे निकाले, तीन स्ट्रक्चर फिनॉल के उल्टे निकाले, फिर फिनॉल के बाजू में CH2 CH2 से क्लिप किया, इधर भी फिनॉल के बाजू में CH2 CH2 से क्लिप किया, और ये दो फिनॉल को CH2 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 से क्लिप किया। एक बार फिर से बता दूं मेरे मन की शांति के लिए, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड। फिनॉल, फिनॉल और ये रहा फिनॉल, वेरी गुड। अब इसका उल्टा फिनॉल कैसे निकालेंगे हम, ये रहा एक फिनॉल उल्टा, ये रहा दूसरा फिनॉल उल्टा, और ये रहा तीसरा फिनॉल उल्टा, डन। अब मैंने क्या बोला, पड़ोसी पड़ोसी को क्लिप कर दो, फिनॉल के पड़ोसी पड़ोसी को क्लिप कर दो, डन। और इधर भी फिनॉल के पड़ोसी को क्लिप कर दो, कर दिया कर दिया कर दिया। अब उनको क्लिप करने के बाद ये दो रिंग्स को भी तो क्लिप करो, डन डन डना डन डन डना डन डन डना डन। उसके बाद CH2 CH2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद CH2 CH2 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल, सो सिंपल हो गया बॉस, समझ में आया क्या? ओके। अब लिस्ट ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक साइड में पॉलीमर लिख के दूंगी, एक साइड में मोनोमर, और फिर हम चेक करेंगे कि टेक्स्ट बुक में का कोई मिस हो गया है क्या, और इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे मैम इसके यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं क्या, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं क्या? तो आई थिंक नाइलॉन 6 के यूजेस एंड प्रॉपर्टीज तुमने करने चाहिए, टेफ्लॉन के करने चाहिए, पॉलीथीन के भी करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें ना मैं एक और ऐड कर देती हूँ, PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। PVC इज पॉलीविनिल क्लोराइड। ये तुम लोगों को कैसे करना है, सेम इथीन निकाल लो, बस एक H के जगह लगा दो Cl, इसका नाम हो गया विनिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया विनिल क्लोराइड। अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन, इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। सो विनिल क्लोराइड मैंने कैसे निकाला, सेम इथीन जैसे, बस एक H के जगह लगा दिया Cl। n नंबर ऑफ यूनिट्स लो। अब इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद H H H और यहां आ जाएगा Cl। इसको हम बोलेंगे पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बॉस हम इसको, पॉलीविनिल क्लोराइड। चलो क्लियर है सबको इधर तक? तो चलो बढ़े आगे। नाउ वील राइट अ लिस्ट ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर। रेडी हो? सबसे पहला पॉलीमर जो हमने पढ़ा दैट वाज पॉलीथीन। सबसे पहला जो हमने पढ़ा दैट वाज पॉलीथीन, ठीक है। सबसे पहला वाज पॉलीथीन। वाज पॉलीथीन इज द पॉलीमर, और इसका मोनोमर कौन था?
तो यार इसका मोनोमर था इथीन, याद आया। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमने पढ़ा वॉज पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। और पॉलीएक्रोनाइट्राइल का मोनोमर था एक्रोनाइट्राइल। उसके बाद नेक्स्ट वन वॉज योर टेफ्लॉन, याद आया कुछ गजनी लोगो? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर पता है कौन था? वो 4F वाला टेट्रा फ्लोरोइथीन, यस बॉस वही था। उसके बाद दो हमने देखे पॉलीअमाइड। कौन से थे ये दो पॉलीअमाइड? तो ये था नाइलॉन 6,6। अब नाइलॉन 6,6 के दो मोनोमर्स कौन से थे? तो एक का नाम था हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, एक का नाम था हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, और एक का नाम था एडिपिक एसिड। तो ये दो मोनोमर्स थे उसमें, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। फिर उसके बाद आया आपका नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। और नाइलॉन 6 में का मोनोमर कौन था? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। कौन था बॉस? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट मोनोमर, और ये था पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर एंड पॉलीमर का लिस्ट। अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पॉलीअमाइड के बाद हमने देखा था पॉलीईस्टर। अब पॉलीईस्टर में कौन सा था? पॉलीईस्टर में था डैक्रॉन, याद है गजनीज? डैक्रॉन, डैक्रॉन का दूसरा नाम क्या था? टेरिलीन। डैक्रॉन और था टेरिलीन। इसमें पता है कौन कौन आया था? बताओ, डैक्रॉन और टेरिलीन में बताओ कौन कौन आया था? यस 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 यस, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरथैलिक एसिड, याद आया गजनीज? उसके बाद डैक्रॉन के बाद कौन सा था? PHBV। बाद में चेक कर लेंगे हमने सब लिखे कि नहीं। PHBV में कौन कौन था? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ये दो थे। उसके बाद था नाइलॉन 2,6 एक था, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 2,6 में कौन कौन था? एक था ग्लाइसिन और एक था अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। उसके बाद बैकेलाइट था, बैकेलाइट, याद आया? इंपॉर्टेंट वाला बैकेलाइट, बैकेलाइट। बैकेलाइट में कौन कौन था? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद थे रबर्स, बुना S, बुना N और आइसोप्रीन और नियोप्रीन। यहां पे लिख देती हूं, हाँ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन याद है तुमको? आइसोप्रीन में कौन था? 2-methyl ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2-methyl ब्यूटा 1,3 डाइईन। और फिर एक और था विच इज नियोप्रीन, नियोप्रीन। नियोप्रीन में कौन कौन था बताओ? नियोप्रीन में कौन कौन था बताओ? नियोप्रीन में भी सब सेम था, बस इधर था 2-chloro ब्यूटा 1,3 डाइईन। यस और नो, यस और नो, यस और नो। फिर उसके बाद था बुना S, बुना S में कौन कौन था? बुना S में था ब्यूटा
1,3 डाइईन प्लस 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 प्लस, S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, और फिर था एंड वाला बूना N। बूना N में क्या क्या था, ब्यूट 1,3 डाइईन प्लस एक्रोनाइट्राइल, और एक पीवीसी रह गया है वो तुम इंक्लूड करो, यहाँ पे आएगा पॉलीविनिल क्लोराइड और यहाँ पे आएगा विनिल क्लोराइड। सो कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं हुआ। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। एक और आपको करना है तो आप कर सकते हो, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये वाला इफ यू गाइस वांट टू सी यू कैन जस्ट सी इट, ठीक है। अब बहुत सवाल ये है कि मैम इस पे सवाल कैसा आता है, तो बहुत सवाल कैसा आता है उसका तुम टेंशन मत लो, क्योंकि या तो मोनोमर पूछेंगे पॉलीमर बताओ, या पॉलीमर पूछेंगे मोनोमर बताओ, और दे माइट ऑल्सो आस्क यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यूजेस अगर आपको करने हैं तो मेनली बूना एस, बूना एन, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, इसके यूजेस आप कर लेना। स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, यही पीडीएफ आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और अगर तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक है इसी वीडियो में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो बॉस, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोट्स आते हैं। और जाने से पहले एक रिमाइंडर कि MVSAT यानी स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री है और वो भी हो रहा है ऑनलाइन फ्रॉम 21 October to 28 October, where you can win amazing prizes worth ₹2 crore. So boss, you cannot miss out on this golden opportunity. And that's all for today. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.